आप अपने तबस्सुम टॉकीज को ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। लल्लू, बिहारी, लक्ष्मण, अरे कहाँ मर गए सब? जी मालकिन कहिए। कितनी बार कहा तुम्हें, दीपा बिटिया छुट्टियां काटने घर आ रही है, उसका कमरा साफ कर दो, पर तुम लोगों की सुनते ही नहीं हो। मालकिन क्षमा कीजिए, अभी कर देते हैं। चलो चल चल चल। दोस्तों, अगर आप किसी कलाकार की कला को परखना चाहते हैं तो उसे एक छोटा सा डायलॉग दीजिए और कहिए कि इसे बार बार बोलो और अलग अंदाज में बोलो, और उस अलग अंदाज में 9 रस में से 2-4 रस जरूर होने चाहिए। और जब मैंने ये बात एक अदाकारा से कही तो वो फौरन शुरू हो गई और डेमोन्स्ट्रेशन देने लगी, और वो थी उर्मिला भट्ट। अब क्या होगा? क्या हुआ? अब क्या होगा? ये क्या हुआ? क्या हुआ? क्या? ये क्या हुआ? अब क्या होगा? नहीं, ये क्या हुआ? अब क्या होगा? ये क्या हुआ? क्या हुआ ये? अब क्या होगा? कह दिया ना, निकल जाओ यहां से। क्या होगा अब? अब क्या होगा? क्या होगा? बहुत कम खुशकिस्मत ऐसे होते हैं जो किसी एक फील्ड में अपना खास मकाम बना लेते हैं, लेकिन जाहिर है कि दूसरी फील्ड के लोग उन्हें अपनी तरफ आने की दावत देते हैं, लेकिन बुलाने वाला और नई फील्ड में जाने वाला इस बात से बेखबर होते हैं कि कामयाबी कितनी मिलेगी। बस ऐसी ही एक अदाकारा से हमने आपको मिलवाया, श्रीमती उर्मिला भट्ट। नमस्ते तबस्सुम। उर्मिला जी, आपने तो आते ही अपने टैलेंट के ऐसी धाक जमा दी कि मजा आ गया। अरे बस। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी कि सब अच्छी तरह जानते हैं कि आपने गुजरात स्टेज पर एक खास ऊंचा अहम मकाम अपना बना लिया था, लेकिन फिल्मों में जब आपकी एंट्री हुई तो एक बहुत ही मामूली से छोटे से रोल के जरिए हुई। इसकी क्या वजह थी? बात ये तबस्सुम जी के, तबस्सुम कहूँ? बिल्कुल, तबस्सुम कहें तो ज्यादा अच्छा है। कि रोल कोई भी छोटा नहीं होता। मैं किसी रोल को भी छोटा नहीं समझती हूँ। जो भी हो, अच्छा रोल हो, 2 सीन का रोल हो, पर कुछ बात बन जाए और तुम कुछ कर जाओ तो बात अच्छी होती है। तो इसीलिए मैं ऐसे ही शूटिंग देखने के लिए गई थी, और तब मैं पढ़ रही थी और वहाँ पर चोपड़ा जी ने मुझे कहा कि भाई आप इस पिक्चर में काम करेंगी? मैंने कहा हाँ, मैं कर लूँगी। क्या, लेकिन छोटा सा रोल है। अगर आप मेरी इंट्रोडक्शन कराई थी कि ये स्टेज आर्टिस्ट है, और तो मैंने कहा ठीक है, मैंने ऐसे ही कर दिया। लेकिन ये बताइए कि हमराज के बाद फिल्मों में फिर क्या हुआ? हमराज के बाद फिल्मों में हमराज के बाद मैंने काम किया संघर्ष में। अपने आप ही ऑफर्स आती रही? हाँ, अपने आप ऑफर आई मुझे संघर्ष की। और एक बहुत मजेदार बात है संघर्ष की। क्या? कि बलराज जी के साथ में मेरा रोल था, और दिलीप साहब के साथ में था। मैं तो बहुत खुश हो गई। मैं तो चलो फर्स्ट टाइम दिलीप साहब और बलराज जी के साथ में नई आई हूँ और मुझे इतना अच्छा चांस मिल रहा है। और दिलीप साहब मेरे धर्म के भाई थे। कुंदन, इस दुश्मनी का अंत नहीं होगा भैया। इस घर में सदा क्रोध और अहंकार की अग्नि चलती हो, वहां से तुम्हें दया और दान के फूल नहीं मिलेंगे। इसलिए जो भावना मन में लेकर आए हो उसे त्याग दो, यहाँ से चले जाओ।
तो बहुत मदद की उन्होंने बैठ के। दिलीप साहब ने कहा आप जानते हैं उनका स्वभाव कि नई थी। मैंने कहा दिलीप साहब मैं बहुत घबरा रही हूँ, लेकिन नहीं बिल्कुल मत घबराइए, मेरे डायलॉग्स वो करे। और ये सच नाइस, इतना मुझे ऐसा पता नहीं लगा कि मैं उनके साथ फर्स्ट टाइम काम कर रही हूँ। तो उनके साथ तो सारा पूरा हो गया रोल और फर्स्ट टेक ओके हुआ। अच्छा ये तो बताइए उर्मिला जी, हाँ। कि आप इतने सालों से फिल्मों में काम कर रही हैं और मेरे ख्याल से तकरीबन हर हीरो और हर हीरोइन की माँ बन चुकी होंगी। अब ये बताइए कि अपने फिल्मी बेटे और बेटियों में आपको सबसे ज्यादा प्यारा बेटा और बेटी कौन है और क्यों? वाह वाह, बहुत टेढ़ा सवाल किया है आपने। तो सीधा जवाब दे दीजिए उसका। मैं जवाब में तो इतना ही कह सकती हूँ कि हर माँ को अपने सारे बच्चे प्यारे होते हैं। वैसे ही मेरे जितने भी हीरो और जितने भी हीरोइन हैं, मेरे बेटे बेटियाँ और बहुएं मुझे सारे के सारे बहुत हाय हाय, वाकई आप बहुत बिल्कुल प्यारी हैं। सेफ होके पतली गली से निकल ली। देखिए अमिताभ बच्चन, हम्म, धर्मेंद्र, जितेंद्र, शशि कपूर, ऋषि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, अपने बस अब हरी भाई, और नाम मत गिनाइए और वरना नितिन नामों में चक्रवर्ती। प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। हेमा मालिनी, अब सबके नाम तो कम से कम थोड़े बहुत तो मुझे देने दीजिए ताकि मुझे तसल्ली हो। मेरे नहीं तो बस कह दिए ना कि सब बेटे और सारी बेटियां, सारे हीरो हीरोइन। बिल्कुल। लेकिन एक बात आप समझ में नहीं आ रही कौन? कि आपने तमाम अच्छे अच्छे बेटों के नाम तो गिनवा दिए, लेकिन कुछ बेटे आपके ऐसे भी हैं जो प्रेम चोपड़ा हैं, रंजीत हैं, डैनी है, उनका जिक्र आपने नहीं किया। देखिए वो भी मेरे बेटे बहुत प्यारे हैं और बहुत अच्छे हैं। आपको फिल्मों में वो विलन जरूर लगते होंगे, पर पर्सनल लाइफ में उनके जैसे नेक इंसान मैंने आज तक नहीं देखे। और बहुत बहुत प्यारे बच्चे हैं, मुझे जब भी मिलते हैं बहुत प्यार से मिलते हैं। और मेरे सारे बेटे बेटियां मुझे इतना प्यार देते हैं, इतनी अच्छी तरह से मेरे साथ काम में भी मुझे कोई जात का मैंने ऐसा मुझे लगता नहीं है कि मैं उनके साथ में इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं। अपने ये अमिताभ जी हैं कि मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया। संजीव कुमार हैं, जितेंद्र हैं, राजेश खन्ना हैं, उनके साथ थोड़ी सी बेवफाई में काम किया। मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि मैं मतलब उनके साथ में एक मैंने कैरेक्टर आर्टिस्ट काम कर रही हूँ। नहीं, उन्होंने हमेशा अगर मेरा शॉट हो और मेरी इम्पोर्टेंस हो तो उन्होंने कहा है कि नहीं, इनकी इम्पोर्टेंस है, इन्हें पहले वो दीजिए, चांस दीजिए, हमारा बाद में। मतलब ऐसा बहुत कम लोग करते हैं। नहीं, लेकिन अक्लमंदी तो इसी में है हाँ। कि जिसका सीन है उसे मौका दिया हाँ, जाए, नहीं। वरना एक आदमी के तो बस की बात है नहीं, नहीं कामयाबी होता। एक आदमी नहीं दिला सकता। नहीं टीम होता। वर्क है। हाँ फिल्मी जिंदगी की मसरूफियत की वजह से, बिजी होने की वजह से हाँ। अब आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं है, क्योंकि मैरिड लाइफ में भी मैं क्या कहूँ कि एक समय आता है, वो समय हम लोग पार कर चुके हैं। जो समय ऐसा होता है कि बच्चों के बड़ा करो, ये करो, वो करो, वो सारा सब कुछ समय पास हो चुका है। और आपको आश्चर्य होगा ये सुनकर, मैं नानी भी बन गई हूँ और दादी भी बन गई हूँ। अरे वाह, टच मैंने दामोदर हमसे झूठ थोड़े ही बोलेगा। लड़का अमेरिका में डॉक्टरी पढ़ रहा है, राधा की मन पसंद का है। अगर हमें एक नेक दामाद मिलता है तो 2-3 साल इंतजार करने में हर्जी क्या है? तब तक राधा भी बीए कर लेगी। और इन हालात में शादी करना कोई आसान बात थोड़ी है। 1934 में पैदा हुई थीं उर्मिला भट्ट देहरादून में। वहीं उन्होंने अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट की और उसके बाद थिएटर का शौक उन्हें राजकोट ले आया। राजकोट आने के बाद उन्होंने संगीत कला अकेडमी ज्वाइन की और काफ़ी अरसे तक वहीं पर थिएटर करती रहीं। उसके बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। पहले गुजराती फिल्मों में काम किया, फिर राजस्थानी फिल्मों में और उसके बाद हिंदी फिल्मों में भी। और लगभग 130 फिल्मों में उन्होंने काम किया और ज़्यादातर फिल्मों में उन्होंने टॉप मोस्ट हीरोज़ और हीरोइंस की माँ के किरदार निभाए। क्या बात है? तू इस तरह मेरी तरफ क्या देख रहा है? क्या तू मुझे पहचानता नहीं? मैं तेरी माँ हूँ। माँ। उर्मिला भट्ट ने लव मैरिज की थी। उनके पति का नाम था मार्कंड भट्ट और वो गुजराती थिएटर के एक्टर और डायरेक्टर थे और उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। उर्मिला भट्ट कहती थी कि मैं भगवान की बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ
और आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इस जन्म में नानी भी बना दिया और दादी भी, जो हर एक को नसीब नहीं होता। लेकिन अफसोस कि भगवान और कुदरत की मेहरबानी की कदर इंसानों ने नहीं की। एक बहुत हसीन और ख़ूबसूरत ज़िंदगी जीने के बाद उर्मिला भट्ट का अंत बहुत भयानक हुआ। 22 फरवरी 97 में उर्मिला भट्ट अपने घर में बिल्कुल अकेली थी। अचानक कुछ बदमाश और गुंडे उनके घर में घुस आए, उन्हें रस्सियों से बांध दिया और घर में जो भी कीमती सामान था, कैश और जेवर, सब लूट लिया और जाते जाते इंसान ना होने का सबूत दे गए। इंसानियत के नाम पर कलंक लगा गए। उन्होंने एक तेज़ धार चाकू से उर्मिला भट्ट का गला काट दिया। उर्मिला भट्ट जैसी नेक और प्यारी हस्ती का अंत इतना भयानक होगा, कोई सोच भी नहीं सकता था। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपको बताती रहूँगी। आप देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज़।